हेलो बच्चों। ओके, तो ठीक है, किसी रीज़न की वजह से अपना लेक्चर अधूरा रह गया था बच्चों, तो वो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। माई सेल्फ साजिद सर, और ये हमारा प्यारा सा चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला, ठीक है ना। तो बच्चों इधर देखो, अपन कहाँ तक आए थे। ये लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी का। अपन डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ चार्जिंग बच्चों। मेथड ऑफ चार्जिंग, 3 टाइप से चार्ज बॉडी को चार्ज दिया जा सकता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये जो 2 मेथड है ये 10th के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे, वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो होता है बच्चों, 2 बॉडीज को एक दूसरे पर रब करने के वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी से एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो जाते हैं, और जिस भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं लिख लेता हूं। अब कौन से बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन से बॉडी पे निगेटिव चार्ज आएगा, यह डिपेंड करता है कि वो बॉडी का नेचर क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल यहां पर प्रैक्टिकली साइंटिस्ट ने कंफर्म किए हुए हैं, वो एग्जाम्पल नोट करना जरूरी है। जैसे कि अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करोगे तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव है बच्चों। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। सपोज वूलन क्लॉथ है, कौन सा क्लॉथ, वूलन क्लॉथ, या फिर फर है। फर समझता ना बच्चों, एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं मैं। फर समझता है ना आपको बच्चों, पर किसी इसका फर को अगर आप रब करोगे एबोनाइट रॉड पर या एबोनाइट मटेरियल पर, एबोनाइट बच्चों प्लास्टिक की तरह एक मटेरियल रहता, एबोनाइट पर या अंबर पर, अंबर भी बच्चों एक टाइप का मटेरियल होता है जैसे प्लास्टिक, ओके, या फिर रबर पर। तो ये पेयर, इसमें का कोई भी कॉम्बिनेशन अब अगर आप यूज करोगे तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इन पर निगेटिव। मतलब फर आप एबोनाइट पे रब करोगे तो फर के इलेक्ट्रॉन एबोनाइट पे ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज। उसके बाद तीसरा जो है बच्चों वूलन क्लॉथ यहां पे होगा। और एक बार वूलन क्लॉथ अगर आप प्लास्टिक पे रब करोगे, प्लास्टिक पे, तो वूलन से प्लास्टिक पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, वूलन पे पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पे निगेटिव चार्ज। या फिर आप ड्राई हेयर जो बाल होते हैं ना बच्चों, प्लास्टिक कॉम्ब से अगर रब करोगे, प्लास्टिक का एक्सपेरिमेंट आपको आपके स्कूल में हुआ होगा, ठीक है ना। प्लास्टिक कॉम्ब पे अगर आप रब करोगे तो हेयर के जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हेयर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे कॉम्ब पर, कॉम्ब पे होगा निगेटिव चार्ज और हेयर पे होगा पॉजिटिव चार्ज। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर कॉम्ब करने के बाद उसके पास हम कागज के टुकड़े लेके जाए तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों, वो कागज के टुकड़े रिपेल होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है ना, उसको अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, तो इसे कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो 2 बॉडीज जब हम फ्रिक्शन करते हैं या रब करते हैं तो रब करने से उसमें एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिलती है, उस सब्सटेंस के एटम में के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे मिलती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही पिछले लेक्चर में हमने एक मिस्टेक किया बच्चों, वो मिस्टेक ये था कि जो चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो यूनिट है कूलोम। अपन ने शायद फैराडे कहा, ठीक है ना। फैराडे इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, और आपको समझना भी चाहिए, मैंने आपको दिया था 1 फैराडे इज 96500 कूलोम। एक फैराडे में इतनी कूलोम है ना, तो फैराडे कैसे छोटा हुआ, कूलोम छोटा होगा, ठीक है ना। थैंक यू कौशल गरुड़कर, वन ऑफ द माई स्टूडेंट हु इन्फॉर्म मी 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलोम। तो कूलोम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है ना, उतना आप करेक्ट कर लो, ठीक है। ये फटाफट से नोट कर लो बच्चों, हो गया, ठीक है। चलो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना बच्चों, ये हो जाने के बाद
अपन क्लियर करेंगे एक क्वेश्चन, आपको मैं बताता हूं, एक लॉजिक क्लियर करेंगे। क्वेश्चन एक आपसे है, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। सपोज क्वेश्चन ऐसा है, सपोज इफ नेगेटिव चार्ज is given to body, what happen to mass of body? पॉज करके सोचो, कम ऑन, ओके। और सेकंड क्वेश्चन, इफ बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, what happens to its mass? बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। पॉज करके सोचो। हो गया, चलो ठीक है। देखो मैं इसका आंसर बताता हूं बच्चों। अभी देखो अपन ने क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि जो चार्ज होता है, चार्ज मास के साथ होता है बच्चों, मास के बगैर चार्ज नहीं हो सकता। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास। अभी समझो किसी बॉडी को अगर हम निगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, सपोज ये बॉडी है, इसका मास है 5 किलोग्राम, ठीक है। अभी इसको निगेटिव चार्ज करने की प्रोसीजर क्या है बच्चों, तो इसको अपन इलेक्ट्रॉन देना, इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे तो सिर्फ चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन अपने मास के साथ इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपने मास के साथ इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का मास भी इस पे आ जाएगा। तो अब ये बॉडी का मास कितना होगा, 5 किलोग्राम प्लस 3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो मास होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत कम इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is very small. It is approximately 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। मतलब ये पॉइंट के बाद लगभग 30 जीरो, ठीक है ना, वो एक ही तरह 30 जीरो, तो मतलब बहुत स्मॉल होगा, लेकिन फिर भी इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी आप ये इजीली सॉल्व कर सकते, समझ गया? ठीक है, मैं बताता हूं। ये बॉडी है, सपोज इसका वजन है और या इसका मास है 5 किलोग्राम। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन अगर माइनस करोगे तो ये बॉडी ऐसे हो जाएगी, इस पे 3 प्लस चार्ज आ जाएंगे, मतलब उसमें के ही चार्ज है, मतलब क्या, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 प्रोटॉन के पेयर के 3 इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे और इस पे 3 प्लस चार्ज डेवलप होगा जो कि ऑलरेडी बॉडी में था। ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इस पे जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन सबका वजन कितना है, 5 किलोग्राम। तो अपन ने क्या किया, हमने क्या किया, ये 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अभी एक चीज क्लियर करो, चार्ज जो ट्रांसफर होता बच्चों, वो चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन से होता। प्रोटॉन कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे नहीं जा सकते, मूव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर फिरते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करने के बाद इधर +3 चार्ज डेवलप हो गया। तो इसका जो, अभी इसका मास कितना था, 5 किलोग्राम, लेकिन इसका मास कितना होगा, 5 किलोग्राम माइनस 3 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो मास होगा बच्चों वो डिक्रीज होगा। फिर से जो डिक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ डिक्रीज इज वेरी स्मॉल। क्लियर है? चलो नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। हो गया? चलो ठीक है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चार्ज, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो मास कम, बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गई तो मास ज्यादा, लेकिन जो कम या ज्यादा होगा मास वो बहुत कम होगा। अभी इसके बाद अपन डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट। और इसका जो सिंबल है बच्चों, वो सिंबल है कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। तो देखो बच्चों, जब कंडक्टर में से या किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसे हम कहते हैं करंट। इलेक्ट्रॉन के बजाय चार्ज बेटर वर्ड रहेगा बच्चों। जब
किसी बॉडी में से अगर चार्ज फ्लो होता है, और हमें पता है फ्लो क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, तो जब चार्ज फ्लो होता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आप कहोगे सर फिर किसी बॉडी में चार्ज ही ना हो, तो चार्ज तो हर बॉडी में होता है, बस किसी बॉडी में से फ्लो हो सकता है, किसी बॉडी में से फ्लो नहीं हो सकता। जिस बॉडी में से फ्लो हो सकता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें से फ्लो नहीं हो सकता उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। वो आगे अपन देखेंगे, ठीक है। तो करंट क्या होता बच्चों कि 1 सेकंड में या यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, द अमाउंट ऑफ चार्ज, the amount of charge flow per unit time is called electric current। समझ गया बच्चों? जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहता ना, वैसे करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज का यूनिट पता है बच्चों आपको, कूलोम, और टाइम का क्या है बच्चों, सेकंड। तो करंट का यूनिट क्या हो गया, कूलोम पर सेकंड, लेकिन इसे हम कहते हैं एम्पियर। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है बच्चों वो होता है एम्पियर। साइंटिस्ट का नाम है ये एम्पियर, इसका सिंबल होता है ए। और अगर आपको छोटा करंट गिनना हो, स्मॉल करंट गिनना हो, तो आप मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर भी यूज कर सकते हो। 1 मिली एम्पियर होता है बच्चों 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर होता है बच्चों 10 टू द पावर -6 एम्पियर। मैं सजेस्ट करूंगा एक एक लेक्चर 2-2 बार देखो बच्चों, आप 2-2 3-3 बार देखो। उसके बाद करंट जो होती है बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट को डायरेक्शन होती है बच्चों, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी होती है। बाद में मैं सर्किट पढ़ाते को तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उसको, लेकिन याद रखो डायरेक्शन होते हुए भी करंट क्यों स्केलर है, बिकॉज इट डज नॉट, वेक्टर चैप्टर फाउंडेशन में पढ़ाऊंगा मैं आपको वो, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन रूल। तो वेक्टर होने के लिए क्या रूल है क्या नहीं वो अपन वेक्टर चैप्टर में देखेंगे, उतने डीप जाने की जरूरत नहीं। फिलहाल इतना याद रखो कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और वो स्केलर क्वांटिटी होने का रीजन ये है कि वो वेक्टर एडिशन के रूल फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता दूं मैं आपको, ये 5 न्यूटन का फोर्स है और ये 5 न्यूटन का फोर्स है, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है इधर कहीं पे आता बच्चों, ये रिजल्टेंट ऐसा आता इसका। लेकिन ये 5 एम्पियर करंट है और ये 5 एम्पियर करंट है, तो दोनों का रिजल्टेंट यहां पे नहीं आता, ठीक है ना। इसलिए ये वेक्टर नहीं है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। ऐसा कुछ होता है वो बच्चों, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आपको हो जाएगा बाद में। सिर्फ इतना याद रखो, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो वेक्टर्स रूल के अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया सब किसके बारे में, करंट के। तो करंट क्या है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, और इसका सिंबॉलिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों, I इज इक्वल टू Q/T। अगला जो लेक्चर है बच्चों वो प्रॉब्लम का लेक्चर है, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम लाऊंगा मैं HC वर्मा के, कुछ नीट में इसमें के क्वेश्चन गिरे वाले हैं, वो भी क्वेश्चन अपन लेंगे, और एक बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम अगले लेक्चर में अपन सॉल्व करेंगे। इतनी चीजें आप नोट कर लो बच्चों, पॉज करके नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे बच्चों अपन, करंट कैरियर्स, ठीक है ना। एनसीईआरटी में है ये करंट कैरियर। करंट कैरियर मतलब बच्चों जो करंट को कैरी करता है उसे क्या कहते हैं, करंट कैरियर। तो करंट कैरियर कहते ही आपके दिमाग में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन, 100%। तो इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर इन सॉलिड। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द पार्टिकल ड्यू टू फ्लो ऑफ विच करंट
प्रोड्यूस इज कॉल्ड करंट कैरियर। जिसके फ्लो होने के वजह से करंट कंट्रीब्यूट होता है उसे कहते हैं करंट कैरियर। अभी सॉलिड में करंट कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, प्रोटॉन फ्लो नहीं करते, अच्छे से याद रखो। लिक्विड में करंट कैरियर बच्चों आयंस होते हैं, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, और एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज आयन। जैसा समझो NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl एक्वियस, पता है ना, केमिस्ट्री में होगा आपको। तो NaCl के सॉल्यूशन में Na+ आयन और Cl- आयन चार्ज कैरियर होते हैं, इसे कहते हैं कैटायन, इसे कहते हैं एनायन। तो लिक्विड के ये चार्ज कैरियर होते हैं। और जो गैस होता है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गैस में सिर्फ कैटायन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, गैस में सिर्फ कैटायन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनायन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन फ्री रहते उसमें, ठीक है ना। कैटायन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चार्ज कैरियर। मतलब करंट कैरियर, द पार्टिकल ड्यू टू फ्लो ऑफ विच करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज करंट कैरियर। सॉलिड में इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर है, लिक्विड में आयंस कैटायन और एनायन, और गैस में कैटायन और इलेक्ट्रॉन। फटाफट नोट कर लो बच्चों, इसे पॉज करके नोट कर लो। हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं और मटेरियल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंडक्टर मतलब ST का नहीं, कंडक्टर, और दूसरा होता है इंसुलेटर। अभी इसमें एडवांस सेमीकंडक्टर वगैरह भी है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है आपको, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर मतलब which allows electricity to flow through it। उनमें से अगर करंट जा सकता तो उसे कहते हैं कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल सब मेटल कंडक्टर है बच्चों, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, और कुछ नॉन मेटल भी है बच्चों। नॉन मेटल ये एक्सेप्शन है बच्चों। नॉन मेटल ग्राफाइट, कार्बन का एलोट्रोप रहता है, ग्राफाइट इज अ कंडक्टर, कार्बन का एलोट्रोप रहता, ग्राफाइट इज अ कंडक्टर। और उसके बाद लिक्विड भी होते हैं बच्चों कुछ, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन, H2SO4 का सॉल्यूशन, या फिर HCl का सॉल्यूशन, लिक्विड रहता बच्चों, उसमें से जा सकता। गैस में से करंट नहीं जा सकता बच्चों। टेस्ला की एक बहुत जबरदस्त स्टोरी है बच्चों। टेस्ला जो है, उन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया बच्चों, एक्सपेरिमेंट वो हो नहीं पाया सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो ये कंडक्टर, ये ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती। और विच डज नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। अब इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्या बच्चों? ऐसा नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में आएगा आपको, इनका अरेंजमेंट, एटम्स और मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग ऐसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते। जैसे इसका एग्जांपल है वुड, उसके बाद ग्लास, ठीक है ना, रबर, ये सब एग्जांपल है बच्चों इसकी, ठीक है ना। तो फटाफट नोट कर लो बच्चों इसको। हो गया, ठीक है। चलो अभी अपन एक इंटरेस्टिंग सा लॉ क्लियर करेंगे बच्चों, फटाक से क्लियर कर देंगे। वो लॉ है बच्चों कूलोम्स लॉ। कूलोम्स लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, नीट के लिए और फाउंडेशन के लिए। अभी अपन ने क्या क्लियर करे कि दो चार्ज में फोर्स होता है बच्चों, अट्रैक्शन या रिपल्शन। दो चार्ज अगर सेम होंगे तो वो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, और अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट करेंगे मतलब डेफिनेटली उसमें कुछ फोर्स होगा, या रिपेल कर रहे मतलब डेफिनेटली उसमें कुछ फोर्स होगा, ठीक है ना। तो कितना फोर्स होता है, क्या फोर्स होता है, देखो अभी सपोज
ये एक चार्ज है Q1 और ये प्लस है, और ये दूसरा चार्ज है Q2, ये भी प्लस है। ये दोनों में का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस है सपोज R, ये दोनों में का डिस्टेंस कितना है R। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये इसको दूर ढकेलेगा और ये इसको दूर ढकेलेगा, और दोनों में जो फोर्स आएगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ऐसा ही एक लॉ है आपको ग्रेविटेशन में, 10th में बोर्ड एग्जाम में आपको उसके सिलेबस है, देखेंगे अपन। तो इसमें जो अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है, वो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता। अब आप इमेजिन करो ना, एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन, एक दो प्रोटॉन और दो प्रोटॉन, तो इसमें का फोर्स ज्यादा कि इसमें का फोर्स ज्यादा? ऑब्वियसली ये दोनों में का फोर्स ज्यादा। ढकलने का, दूर ढकलने का जो फोर्स है इसमें का ज्यादा होगा, क्यों? तो चार्ज ज्यादा है। फिर सपोज तीन प्रोटॉन, तो इसमें का फोर्स और ज्यादा, चार प्रोटॉन और ज्यादा। मतलब चार्ज अगर आप बढ़ाओगे तो फोर्स दोनों में का बढ़ जाएगा, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इट डिपेंड्स ऑन वेदर द चार्जेस आर लाइक और अनलाइक। मतलब वो दो पॉजिटिव होंगे या दो निगेटिव होंगे तो रिपल्सिव होगा, और दो अपोजिट होंगे तो अट्रैक्टिव होगा। तो क्या होगा लॉ? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of their charges, directly proportional to product of their charges। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये चार्जेस जितने दूर होंगे उतना फोर्स कम होगा। अभी एक चार्ज यहां पे एक रेलवे स्टेशन पे अट्रैक्ट थोड़ी करेगा, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स कम। और ये फोर्स के साथ जो डिस्टेंस का रिलेशन होता है ना बच्चों, लगभग सभी फोर्स का ऐसे होता है। इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसे ही होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और ये जो फोर्स है बच्चों कहां पे एक्ट होता है? लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो अभी कूलोम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एक बार देख लो बच्चों। कूलोम्स लॉ का स्टेटमेंट है द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two charges, या पॉइंट चार्जेस बोलो बच्चों, पॉइंट चार्ज छोटा मास, पॉइंट एक्सटेंडेड बॉडी नहीं होना, पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझता ना बच्चों, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ता होगा तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता, और एक बढ़ने से दूसरा कम होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता। चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, स्पेलिंग पे मत जाएगा प्लीज, हाँ, देयर चार्जेस, एंड inversely proportional to square of distance between them। और एक चीज याद रखो, this force acts along line joining टू पॉइंट चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस। समझ रहा? तो ये हो गया कूलोम्स लॉ। अभी अपन क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को क्या करो, कंबाइन करो। तो क्या हो जाएगा, एक में लिखो दोनों को, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। समझ रहा? R मतलब दोनों में का डिस्टेंस, Q1 मतलब पहला चार्ज, Q2 मतलब दूसरा चार्ज। अभी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल कैसा करते बच्चों, कांस्टेंट लेके, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो K क्या है, कांस्टेंट है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है बच्चों। और ये K की वैल्यू होती है, एयर के लिए K होता है 9 × 10⁹। ठीक है ना। अब इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, देखो यहां से मैं क्या करता हूं,
फोर्स, सॉरी के का, ठीक है इसका यूनिट में लिख लेता हूं, बताता हूं मैं आपको कैसे आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम्ब स्क्वायर, ये होता है के की वैल्यू। तो आप इतनी चीजें आपके सिलेबस में फटाफट नोट कर लो बच्चों, पॉज करके नोट कर लो, फास्ट हो गया। चलो ठीक है, देखो ठीक है, तो ये हो गया कूलोम्ब्स लॉ। तो कूलोम्ब्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। देखो बच्चों, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल को इक्वल करेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो K क्या है, कांस्टेंट। अब इसका यूनिट कैसा आता है, देखो बच्चों, इधर का R स्क्वायर इधर ले लो, F R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2, K ऐसे ही रहने दो, ये दोनों को उठा के इधर लो, F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 बरोबर K। तो K क्या हो गया बच्चों, F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। सबको पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, R एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, उसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, Q1 का यूनिट होता है कूलोम और Q2 का भी यूनिट होता है कूलोम। सब चीजें यहां पे रख दो। K का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, ये भी कूलोम और ये भी कूलोम, तो क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। ठीक है ना, सो दिस इज द कंसेप्ट। फटाफट से लिख लो बच्चों, ठीक है, हो गया। चलो अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आपको मैं बताता हूं बच्चों, जो कि आपके सिलेबस में 10 के नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। मुझे पर्सनली ये बहुत हार्ड जाता था बच्चों। इधर देखो, तो F बरोबर क्या आया बच्चों, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अभी मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूं, अब ये K की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, ये वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये ऐसा सिंबल होता है। ऐसा कुछ आया ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो इसे कहते हैं बच्चों इप्सिलॉन। क्या है ये, इप्सिलॉन एक सिंबल है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो इसकी क्यों जरूरत गिरी सर, ऑलरेडी एक कांस्टेंट ले लिए थे अपन, उसकी वैल्यू भी डिक्लेयर कर दिए थे आपने, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्या आया था बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम्ब स्क्वायर। ये कैसा है आपको अभी बताया मैंने। तो इसकी क्या जरूरत थी, तो लॉजिक ये है बच्चों कि दो मास अगर एयर में होंगे और उनमें का ग्रेविटेशनल फोर्स है 5 न्यूटन, वही दो मास अगर आप वाटर में रखोगे उतने ही डिस्टेंस पे, तो उनमें का फोर्स कितना आएगा, 5 न्यूटन ही आएगा। अगर इसमें आप वाटर में भी रखोगे तो वो दोनों में का फोर्स जो ग्रेविटेशनल होता है, दूसरा बात कर रहे हैं अपन, ग्रेविटेशन उतना ही आएगा। लेकिन ये मास के बजाय अगर चार्ज होते Q1 Q2, तो दोनों का जो फोर्स है वो अलग अलग होता। अभी किसमें ज्यादा होता किसमें कम होता, वो डिपेंड करता है इस पैरामीटर पे, जिसे कहते हैं इप्सिलॉन। इप्सिलॉन तो उसका कांस्टेंट का नाम होगा, ये है रहता बच्चों परमिटिविटी। क्या रहता, परमिटिविटी। परमिटिविटी वर्ड कैसे बना बच्चों, देखो, परमिशन प्लस एक्टिविटी, परमिशन प्लस एक्टिविटी, परमिटिविटी कैसे बना, परमिटिविटी मतलब कुछ परमिशन देना। अभी परमिशन देना मतलब सर फिर ऐसा हो जाएगा कि जितनी ये ज्यादा परमिशन देगा, मतलब इप्सिलॉन जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा, नहीं, ऐसा नहीं होता, इसके रिवर्स होता है। तो फिर कैसा रिवर्स होता है सर, देखो अभी आप क्या होता है, यहां से नोट करो, ये वैल्यू अगर यहां पे रख दिए तो F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये कांस्टेंट, अगर ये सब कांस्टेंट होंगे तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन। मतलब इप्सिलॉन जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम, इप्सिलॉन ज्यादा फोर्स कम। ठीक है, तो सबसे कम इप्सिलॉन होता है एयर के लिए, और वो इप्सिलॉन उसको कहते हैं इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन फॉर एयर इज कॉल्ड एज इप्सिलॉन नॉट, इन 0 को नॉट कहते हैं बच्चों। और 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 SI यूनिट इसकी वैल्यू होती है बच्चों। ठीक है ना, SI यूनिट।
ओके, तो अभी इसका यूनिट क्या रहता बच्चों, उसका रिवर्स। इसका क्या रहता, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये नीचे है ना इसलिए इसका रिवर्स, तो इसका यूनिट रहता कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सर कैसा रहता फिर इसका रियलाइज कैसा करें, एक चीज याद रखो बच्चों, इप्सिलॉन विलन है नॉट हीरो। अभी स्पेलिंग देख लो प्लीज, विलन मतलब ये क्या करता, ये मीडियम की प्रॉपर्टी रहती, मीडियम क्या करेगा, जिसका इप्सिलॉन ज्यादा, मीडियम खुद की फील्ड जनरेट करेगा, प्लीज समझो, खुद की फील्ड जनरेट करेगा जो कि चार्ज के फील्ड को अपोज करेगी। अभी देखो इमेजिन करो, ये चार्ज है 5 कूलम, ये चार्ज है 5 कूलम, ठीक है ना, इसके ये 5 कूलम, ये 5 कूलम प्लस प्लस, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसमें का फोर्स है F। तो इसमें हवा है, हवा का इप्सिलॉन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है मतलब हवा जो है इसके फील्ड को, ये दोनों के फोर्स को, ये जो दूर ढकलेंगे ना, ये फोर्स को उतना अपोज नहीं करेगी, इसलिए ये जोर से एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, मतलब फोर्स कैसा होगा, ज्यादा। लेकिन अगर आप यहां पे वाटर डाल दोगे, पानी डाल दोगे, तो पानी का जो इप्सिलॉन होता है बच्चों, पानी का इप्सिलॉन हवा के 81 टाइम्स होता है बच्चों, हवा के 81 टाइम्स होता है। मतलब ये जो पानी है ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इन चार्ज की वजह से, और इनके फील्ड को वो फील्ड अपोज करेगी, खुद अंदर अपने चार्ज डेवलप करेगा, ऐसा समझ लो, जो कि इन ये जो फोर्स अपोज कर रहा है ना उसके अपोजिट काम करेगा। और ये जो पहले बहुत दूर से दूर जा रहे थे, अभी वो उतने दूर से जाएगा क्या, नहीं। तो अभी इनमें का जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, F/81, मतलब 81 टाइम्स वो विलन का काम करेगा और दोनों में का फोर्स कम कर देगा। समझ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा, ये 12 का कंसेप्ट है बच्चों। तो परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है, इतना याद रखो, जिस मीडियम की जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना उसमें फोर्स कम, जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना फोर्स कम। तो परमिटिविटी क्या करता, मीडियम, जिस मीडियम की जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना वो उस फोर्स को अपोज करता, अपोज करता इन द सेंस, अगर वो अट्रैक्टिव होगा तो दूर ढकलेगा, रिपल्सिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट कैसे काम करेगा, वो अट्रैक्ट करके, और अट्रैक्टिव फोर्स के कैसे काम करेगा, वो रिपल्सिव। मतलब जिस मीडियम का इप्सिलॉन ज्यादा उसमें फोर्स कम, वाटर का इप्सिलॉन ज्यादा है इसलिए फोर्स कम। ठीक है बच्चों, लेक्चर लेंथी हो जाएगा, तो इतनी चीजें सब नोट कर लो। अगला लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है, न्यूमेरिकल्स का है, कुछ बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये सब आप क्लियर कर लो, अच्छे से रिपीट करके आओ, पहला दूसरा लेक्चर डबल देख के आओ, सब फॉर्मूले नोट करो, बहुत बेस्ट 8 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।